नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 807 पेपर की आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। योग शिक्षा, आपकी जो सब्जेक्ट का नाम है उसका नाम है योग शिक्षा, योगा एजुकेशन। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी क्लास है। इससे पहले आपकी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास हम करा चुके हैं। अगर आपने वो पहली क्लास नहीं देखी तो आप उसे देख लेना ध्यान से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ये एक सब्जेक्ट वो भी है जिसमें बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, तो आपको योग शिक्षा वाली सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। क्लियर? तो चलिए इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बस जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्लास को लाइक कर देना। ठीक है, एक प्यारी सी कमेंट कर देना। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र पर योग का प्रभाव, श्वसन तंत्र पर योग का प्रभाव क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, योग का प्रभाव बताना है किस पे? श्वसन तंत्र पर। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे इसे अच्छे से। योग श्वसन तंत्र को मजबूत करता है। योग श्वसन तंत्र को क्या करता है? मजबूत करता है और उसके कार्यों को बेहतर बनाता है। नियमित योगासन और प्राणायाम के अभ्यास से श्वसन तंत्र पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं? फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि होती है। योगिक श्वास तकनीक यानी कि प्राणायाम फेफड़ों की क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है और उन्हें मजबूत करता है। ठीक है, आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना है, इन पॉइंट को और क्वेश्चन को समझते हुए। नेक्स्ट देखते हैं मांसपेशियों की शक्ति। यह श्वसन मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाता है। बेहतर रक्त संचार, योग से रक्त संचार बेहतर होता है और ऊतकों में ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ता है। तनाव में कमी, ये सहानुभूति तंत्र की प्रक्रिया को क्या करता है? कम करता है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है, जो हृदय रोग की गंभीरता को बढ़ा सकती है। ठीक है, तो इन पॉइंट को आप ध्यान रखें अच्छे से। एक और आपका ये पॉइंट है रोग प्रतिरोधक क्षमता। योग रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है योग तत्वों के साधक, योग तत्वों के साधक तत्वों को विस्तृत रूप से समझाइए। ठीक है, विस्तृत रूप से लिखिए। तो योग के साधक तत्व जो महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के 8 अंग हैं। योग के साधक कह लो या अष्टांग योग कह लो या महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग 8 अंग कौन कौन से? इनके बारे में आपसे पूछा जाता है हर बार। तो अष्टांग योगों की बात करें तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 हैं जिन व्याख्या नीचे दी गई है इन 8 की। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कई बार 2 नंबर में, 3 नंबर में पूछता है। तो मान लीजिए आप इतना लिख सकते हैं, बिना व्याख्या के इनका नाम सहित लिख सकते हैं। बस थोड़ा सा इंट्रो करके आप लिख सकते हैं 2 नंबर 3 नंबर के लिए। फिर उसके बाद पूछता है आपसे महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की क्या कीजिए? व्याख्या कीजिए। इसमें महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहले आपसे पूछे गए, इसकी भी व्याख्या नीचे दी गई है इनकी। ठीक है, नीचे देखेंगे यहाँ पे। ये आपसे पूछा गया है 5 नंबर में, 6 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अष्टांग योग की धारणा को विस्तार पूर्वक समझाइए। अब 6 नंबर के लिए तो पूरी व्याख्या करनी पड़ेगी हर एक योग की। ठीक है, तो अष्टांग योग है महर्षि पतंजलि के। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग का एक समग्र मार्ग है जिसमें चेतना की उच्चतम अवस्था यानी कि समाधि तक पहुंचने के लिए 8 अंग या चरण शामिल हैं। ठीक है, तो कौन कौन से? शुरुआत कहाँ से होती है? यम से होती है। यहाँ पे देखेंगे यम यानी कि नैतिक प्रतिबंध, नैतिक प्रतिबंध। यम यानी कि नैतिक प्रतिबंध, यानी कि ये सामाजिक और नैतिक आचरण के नियम हैं। ये सामाजिक और नैतिक आचरण के नियम हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी कि संग्रह ना करना, इकट्ठा ना करना कहने का मतलब। तो ये किस में आएगा? यम में आएगा। उसके बाद आपका नियम चलता है। ठीक है, नियम पहला यम, दूसरा नियम अंग हो जाएगा आपका। अष्टांग योग की बात कर रहे हैं हम, तो एक तो आपका यम योग हो जाएगा, दूसरा नियम योग हो जाएगा, जिसे आत्म अनुशासन कहते हैं। ठीक है, ये व्यक्तिगत अनुशासन और आत्म सुधार से संबंधित है, जैसे शौच, सुचित, संतोष यानी तप, तपस्या, स्वाध्याय, आत्म अध्ययन यानी और ईश्वर प्राणधान, ईश्वर के प्रति समर्पण होना है। ठीक है, उसके बाद आसन यानी कि शारीरिक मुद्रा, यह शारीरिक मुद्राओं से संबंधित है। इसका अर्थ शरीर को स्थिर और आरामदायक स्थिति में रखना होता है, जो ध्यान के लिए कैसा होता है? स्थिरता प्रदान करता है। ठीक है, ध्यान के लिए
स्थिरता प्रदान करता है। चौथा आपका हो जाएगा प्राणायाम। प्राणायाम यानी श्वास नियंत्रण करना, ठीक है। इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यह श्वास के नियमन और नियंत्रण की तकनीक है जिससे जीवन ऊर्जा को संतुलित किया जाता है, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा प्रत्याहार। इंद्रियों का संयम होता है इसमें इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अंतर्मुखी बनाना शामिल होता है। फिर उसके बाद आपका धारणा यानी कि एकाग्रता। यह मन को किसी एक वस्तु या बिंदु पर केंद्रित करने की क्या है, प्रक्रिया है। उसके बाद आपका आता है ध्यान यानी कि मेडिटेशन। यह एकाग्रता की निरंतर और गहन अवस्था है जहाँ मन पूरी तरह से कैसा होता है, केंद्रित हो जाता है, ठीक है। एक ही जगह पर आप अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं, ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो लास्ट में आता है वो आता है समाधि, 8वें नंबर पर, जो पूर्ण चेतना है। यह योग का अंतिम लक्ष्य है जहाँ व्यक्ति पूर्ण जागरूकता या आध्यात्मिक अवशेषों की स्थिति प्राप्त करता है, ठीक है। समाधि ये लास्ट है। मैं आपको और एक मज़े की बात बता दूं साथियों, जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट की जो सब्जेक्ट है, कौन सी सब्जेक्ट है जी, 807, ठीक है, योग शिक्षा। एक सेकेंड ईयर में आपकी सब्जेक्ट है योग शिक्षा की, जिसका कोड आपका 906 है, ठीक है। तो ये दोनों जो सब्जेक्ट है 806 809 एक दूसरे से रिलेटेड है, एक जैसी सब्जेक्ट है आप दोनों की। तो जितने भी बच्चे फर्स्ट ईयर वाले हैं, जो आप तो अभी 807 वाला जो क्लास देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, इसके बाद क्या करना है आपको 906 वाला क्लास भी देख लेना है, क्योंकि उसमें भी जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं ना योग शिक्षा के, वो भी MP DLED फर्स्ट ईयर में कई बार पूछे गए हैं और कई बार सेकेंड ईयर में भी पूछते हैं। फर्स्ट ईयर में दोनों के सब्जेक्ट, दोनों की एक ही सब्जेक्ट है तो एक दूसरे में क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। तो आप इन्हीं क्वेश्चनों को दोनों की, जैसे फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट है वो सेकेंड ईयर की योग शिक्षा की जो क्लासेस चल रही हैं, जो नोट्स हैं वो आप पढ़ लें उन्हें, और जो सेकेंड ईयर वाला है वो फर्स्ट ईयर का पढ़ लें, क्योंकि दोनों का एक ही सब्जेक्ट है, सेम सब्जेक्ट है। योग शिक्षा एक प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, जो सब्जेक्ट सेम है ना उनको पढ़ लो, एक ही बात है, ठीक है, उनको पढ़ लो, एक ही बात है, अच्छे नंबर बन जाएंगे आपके, ठीक है। क्लियर? इतना ध्यान से बस इतना काम कर लीजिए आप। जो भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है वो सेकेंड ईयर योग शिक्षा वाली क्लास भी जरूर देखें, ठीक है। उनमें इसमें से रिलेटेड उसमें काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको और काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी योग से संबंधित, क्योंकि योग ऐसा सब्जेक्ट है इसमें लिखना पड़ता है भैया, इसमें तुक्का नहीं लगता है, ठीक है। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। और आप नोट्स लेना चाहें तो आप नोट्स ले सकते हैं, नंबर नोट कर सकते हैं 72 40 28 72 81। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स परचेस कर सकते हैं कम से कम पैसों में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तनाव प्रबंधन में ध्यान की भूमिका को समझाइए। तनाव में जो ध्यान की भूमिका है वो कैसे क्या है वो आपको समझानी, ठीक है। तो ध्यान शरीर की विश्राम प्रक्रिया को क्या करता है, सक्रिय करके तनाव को कम करता है। आपके अंदर यदि तनाव है तो आप विश्राम कीजिए, ध्यान कीजिए, तो आपकी जो तनाव है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बार और अच्छे से पढ़ें, ध्यान शरीर की विश्राम प्रक्रिया को सक्रिय करके तनाव को कम करने में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको ध्यान करना चाहिए, जो भी आपका तनाव है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान तनाव पैदा करने वाले विचारों के प्रवाह को क्या करता है, कम करके मन को क्या करता है, शांत करता है, ठीक है, स्थिर करता है। मन को शांत करके क्या कर लाता है, स्थिति में लाता है। यह शरीर को शांत करता है, जिससे वह तनाव के शारीरिक प्रभाव कैसे होते हैं, कम होने लगते हैं और नुकसान से उभरने और नए नुकसान को रोकने में मदद करता है। यह प्रक्रिया शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में क्या लाती है, सुधार लाती है, ठीक है, सुधार करती है। आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे भाई, नोट्स परचेस कर लो, नहीं किए हैं तो अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो क्वेश्चन को समझें पहले। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, इनके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए। मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए। तो मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा देखेंगे आप यहाँ पे, मानसिक स्वास्थ्य मानसिक कल्याण की एक स्थिति है जो लोगों को जीवन के सामान्य तनावों का सामना करने, अपनी क्षमताओं को पहचानने, अच्छी तरह सीखने और काम करने और
अपने समुदाय में योगदान करने में क्या बनाती है, सक्षम बनाती है। ये भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण की एक सकारात्मक स्थिति है जो किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और कार्य करने तरीके पर क्या डालती है, प्रभावित करती है। ठीक है, कार्य करने के तरीके को क्या करती है, प्रभावित करती है। मानसिक स्वास्थ्य परिभाषा आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए योग का महत्व बताइए। शिक्षक यानी टीचर और स्टूडेंट के लिए योग का क्या महत्व है, योगा एजुकेशन का, तो वो आपको बताना है। तो योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक है। योग का महत्व शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए कैसा होता है, बहुआयामी होता है, जिसमें कुछ पॉइंट के माध्यम से सीखेंगे आप। शारीरिक स्वास्थ्य, तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कैसा रहता है योग शारीरिक शक्ति, लचीलापन और मुद्रा में सुधार करता है। जिससे क्या होता है, गतिहीन जीवन शैली से होने वाली समस्याओं को क्या किया जाता है, कम किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता। यह मानसिक स्पष्टता ध्यान अवधि और एकाग्रता के स्तर को बढ़ाता है, जो क्या है, जो अकादमिक प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, नोट्स आप जरूर ले लेना। ये पीडीएफ, आप नोट्स वाले स्टूडेंट ये पीडीएफ जरूर पढ़ें जो आपको हमने दी हैं। इन पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि मैं जो सब्जेक्ट बता रहा हूँ, आपका योग बता रहा हूँ, इसमें तो आपको मैं क्या ही समझाऊंगा, आप स्वयं भी जानते हैं। इसको तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड ईयर वाली योग शिक्षा वाली क्लास जरूर देखना आप। नेक्स्ट पॉइंट आपका तनाव प्रबंधन। योग तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में क्या करता है, मदद करता है, जिससे एक सकारात्मक और तनाव मुक्त शिक्षण और सीखने का माहौल बनता है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका अनुशासन और नियमन हो जाएगा। यानी नियमित अभ्यास से छात्रों में अनुशासन, आत्मनियमन और आत्मविश्वास की भावना विकसित होती है। फिर आपका आ जाएगा शिक्षक कल्याण, यानी शिक्षकों के लिए योग कार्यक्रम उनके स्वास्थ्य में क्या लाता है, सुधार और शिक्षण प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे अंततः छात्रों को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है पाचन तंत्र पर योग का प्रभाव लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो योग पाचन तंत्र को क्या करता है, बेहतर बनाने में मदद करता है। योग पाचन अंगों की मालिश करता है, रक्त संचार बढ़ाता है और तंत्र को शांत करता है, जिससे पाचन क्रिया कैसी होती है, सुचारू होती है। ये अपच, गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याओं में राहत प्रदान करता है। नियमित अभ्यास से आंतों की कार्य क्षमता बढ़ती है और पोषक तत्वों का क्या होता है, अवशोषण बेहतर होता है। ठीक है, आप इसे अच्छे से पढ़ें। आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा क्वेश्चन का और आंसर का। फिर आप एग्जाम में आराम से लिख लोगे। जो सब्जेक्ट हार्ड लगते है उसे लिख के याद करो। ठीक है, आप अपनी पीडीएफ खोलो फ़ोन में, जिन्होंने नोट्स लिए, और एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, आराम से पॉइंट नोट करते चलो और लिखते चलो। ठीक है, आराम से। नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे आप, पाचन अंगों की मालिश, यानी कि योग आसन जैसे कि घुमावदार मुद्राएं पाचन अंगों पर क्या डालती हैं, दबाव और खिंचाव डालने से, जिससे भोजन को पाचन तंत्र से आगे बढ़ने में क्या करता है, मदद मिलती है और कब्ज से राहत मिल जाती है। ठीक है, रक्त परिसंचरण में सुधार, यानी बेहतर रक्त प्रवाह अंगों के प्राकृतिक कार्यों में सुधार करता है। उसके बाद आपका आएगा तनाव में कमी, यानी योग मन और आंत के बीच संबंध को क्या करता है, बेहतर बनाता है। योग मन और आंत के बीच के संबंध को बेहतर बनाता है, मन को तनाव मुक्त रखता है, जो स्वस्थ पाचन के लिए एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सूजन कम करना। यह पाचन तंत्र में सूजन को कम करने में क्या करता है, मदद करता है और स्वस्थ और आंत माइक्रोबायोम को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। ठीक है, केवल्य धाम योग, जी इम्पोर्टेंट है भाई, कई बार पूछा गया है। केवल्य धाम योग संस्थान का योगदान, ये इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना कई बार पूछी गई है, 1924 में 1 नंबर में पूछा गया है। और स्वामी
कुवलयानंद के बारे में भी पूछ लेते हैं, इसने ही इनको दिया था, तो इसको पहले अच्छे से पूरा पढ़ते हैं। केवल धाम योग संस्थान ने प्राचीन योग परंपराओं को आधुनिक विज्ञान के साथ समन्वयित करके योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसकी स्थापना 1924 में स्वामी कुवलयानंद ने की थी, जिसका उद्देश्य योग को वैज्ञानिक आधार पर प्रदान करना और इसे एक व्यवस्थित चिकित्सीय अभ्यास के रूप में स्थापित करना था। ठीक है, अच्छे से पढ़ें। तो कैवल्य धाम योग संस्थान का योगदान इन पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। तो पहला पॉइंट देखेंगे, वैज्ञानिक अनुसंधान। संस्थान ने योग पर प्रारंभिक वैज्ञानिक अध्ययन किए और योग मीमांसा नामक विश्व की पहली योग अनुसंधान पत्रिका शुरू की, जिसने योग को चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। कौन सी मीमांसा? योग मीमांसा। ठीक है, योग मीमांसा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा और प्रशिक्षण। यह संस्थान योग शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह संस्थान योग शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसमें प्रतिवर्ष भारत और विदेश से लगभग 250 छात्र प्रवेश लेते हैं। उसके बाद आपका आएगा चिकित्सीय और आध्यात्मिक केंद्र। तो केवल धाम और आध्यात्मिक चिकित्सीय और अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य करता है, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल के लिए योग और आयुर्वेद का उपयोग किया जाता है और एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, योग का शुद्धतम रूप। यह भारत में योग के शुद्धतम रूप के प्रचार प्रसार प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए समर्पित प्रमुख संगठन में से एक है। योग का शुद्धतम रूप जो केवल धाम है। ठीक है, केवल धाम के बारे में ये बताया गया है इन पॉइंट को, यानी केवल धाम वाला इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ लेता है। केवल धाम योग संस्थान का योगदान लिखिए। केवल धाम क्या है, इसकी स्थापना कब की गई? तो 1924 में किसके द्वारा? स्वामी कुवलयानंद द्वारा। ठीक है, तो आपको इन पॉइंट को ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, नोट्स में मिल जाएंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पंचकोश की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। बस आप इतना ध्यान रखें कि पंचकोश के बारे में पूछेगा आपसे, तो पंचकोश आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, जो पहले भी आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पंचकोश की अवधारणा मानव अस्तित्व को 5 आवरणों या स्तरों के रूप में समझाती है, जिनका वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में किया गया है। यह एक दूसरे के भीतर स्थित हैं, भौतिक से लेकर सूक्ष्म तक, और चेतना से विभिन्न आयामों प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, विभिन्न आयामों का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। स्पष्टीकरण और अच्छे से समझे। पंचकोश योग दर्शन में चेतना के 5 स्तरों की अवधारणा को संदर्भित करता है, जो स्वयं और अनात्म के बीच भेद करने में क्या एक सहायक होते हैं। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य केवल एक भौतिक इकाई नहीं है, बल्कि 5 आवरणों में लिपटा एक बहुयामी एक प्राणी है। ठीक है, क्लियर? आपको ये पढ़ना पड़ेगा भाई, अच्छे से इन्हें पढ़ें। नोट्स में तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कम से कम 2-3 बार पढ़ें, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इनमें समझाने वाला कुछ नहीं है। तभी तो इसमें तुक्का नहीं लगता है। आप खुद देख रहे हैं इनके क्वेश्चन के आंसर्स को। इनको तो मतलब बिल्कुल सटीक आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लिख पाएंगे एग्जाम में। ये 5 कोष निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कोष हैं वो आप इन्हें पढ़ लें। इनमें से कभी कभी आपसे 2-3 अन्नमय कोष क्या है, प्राणायाम कोष क्या है, ये पूछ लेता है। ठीक है, तो अन्नमय कोष के बारे में पढ़ेंगे। यह भोजन से निर्मित भौतिक शरीर है, यह सबसे बाहरी और स्थूल आवरण होता है। ठीक है, उसके बाद प्राणमय कोष यह जीवन ऊर्जा और प्राणों से बना आवरण है, जिसमें श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया शामिल है। नेक्स्ट आपका मनोमय कोष, यह मन भावना और इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं का आवरण होता है। उसके बाद आता है विज्ञानमय कोष, यह बुद्धि ज्ञान और अंतर्ज्ञान का आवरण होता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो 5वां कोष है आनंदमय कोष, यह आनंद या परमानंद की
अवस्था की सबसे सूक्ष्म और अतिरिक्त आवरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुंडलिनी योग क्या है। कुंडलिनी योग क्या है, इसके लाभ बताइए। तो कुंडलिनी योग एक प्रकार का योग है जिसमें शरीर के निचले भाग में स्थित ऊर्जा यानी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जाता है। यह ऊर्जा सर्प की तरह लिपटी होती है और योगाभ्यास के माध्यम से इसे मेरुदंड के माध्यम से चक्करों से होकर ऊपर की ओर उठाया जाता है। इसका उद्देश्य आत्मा की जागरूकता और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो कुंडलिनी योग के लाभ भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो कुंडलिनी योग के जो लाभ है वो आप यहाँ पे देखेंगे। कुंडलिनी योग के कई लाभ हैं जिनमें से कुछ शामिल है मानसिक शांति और तनाव मुक्ति होती है। इससे ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है, ध्यान और एकाग्रता में सुधार आता है, आध्यात्मिक जागरूकता का विकास होता है, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छात्रों के तनाव प्रबंधन में ध्यान की भूमिका का वर्णन कीजिए। छात्रों के तनाव प्रबंधन में ध्यान की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी छात्रों के तनाव प्रबंधन में ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका है। ध्यान छात्रों को शांति और मन की शांति प्रदान कर सकता है, जिससे तनाव पैदा करने वाले विचारों का प्रवाह क्रम हो जाता है। यह शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक तरीका माना जाता है, जो समग्र सफलता में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे देखेंगे। तनाव में कमी, ध्यान पुराने तनाव को कम करने में क्या करता है, मदद करता है, जो अक्सर अवसाद जैसी अन्य समस्याओं से जुड़ा होता है। भावनात्मक विनियमन, यानी ये छात्रों को तीव्र और भारी भावनाओं से बेहतर ढंग से निपटने में क्या करता है, मदद करता है। बेहतर नींद, यानी ध्यान नींद की आदतों में क्या लाता है, सुधार लाता है और अकादमिक प्रदर्शन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एकाग्रता में वृद्धि। नियमित ध्यान अभ्यास एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना। ठीक है, लचीलापन, यानी कि ध्यान मानसिक लचीलापन विकसित करता है, जिससे छात्र जीवन चुनौतियों और असफलताओं का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से पढ़े। अब लीजिए हठयोग प्रदीपिका क्या है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, जब तक आप इसे अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप कैसे लिख के आओगे एग्जाम में। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें, नोट्स ले लें भैया। अगर आप नोट्स ले लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नोट्स के लिए नंबर नोट करें आप 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें और नोट्स परचेज कर लें। ठीक है, हठयोग दीप प्रदीपिका क्या होता है, ये कई बार पूछा गया है, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। हठयोग प्रदीपिका 15वीं सदी का एक प्रभावशील संस्कृत ग्रंथ है। ये क्या है, एक प्रभावशाली संस्कृत ग्रंथ है। हठयोग प्रदीपिका 15वीं सदी का एक प्रभावशाली संस्कृत ग्रंथ है, जिसे स्वामी सातवाराम ने लिखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि हठयोग प्रदीपिका की स्थापना किसने की थी, किसने लिखा था, तो स्वात्माराम ने लिखा था। ठीक है, जो हठयोग की पद्धतियों जैसे आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद और दर्शन का वर्णन करता है, जिसका अंतिम लक्ष्य राजयोग और समाधि यानी ज्ञानोदय प्राप्त करना है। यह हठयोग के 3 मुख्य शास्त्रीय ग्रंथ जैसे घेरंड संहिता और शिव संहिता के साथ में से एक है, और शरीर को शुद्ध करके आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या करता है, मार्गदर्शक प्रकाश का कार्य करता है। ठीक है, तो इसकी जो मुख्य बात है वो यहाँ पे देखेंगे। लेखक की बात करें तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेखक स्वात्माराम योगी है और भाषा इसकी संस्कृत है। विषय की बात करें तो ये हठयोग एक व्यक्तित्व मार्गदर्शिका है, जो शारीरिक शुद्धि, आसनों, प्राणायाम, मुद्राओं, बंधों और समाधि पर केंद्रित है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं पॉइंट बना के। महत्व की बात करें तो महत्व यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे हठयोग के 3 सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इसे हठयोग के 3 सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है, जिसमें घेरंड संहिता और शिव संहिता भी शामिल है। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो इसका लक्ष्य शरीर और मन को शुद्ध करके कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना और प्राण को सुषुम्ना नाड़ी
में प्रभावित करना जिससे उच्च चेतना और मोक्ष प्राप्त हो सके। ठीक है, आप इसे एक बार अच्छे से और पढ़ें अपने बेहतर से। एक आध शब्द क्या है क्लास लेने में थोड़ा उल्टा सीधा हो जाता है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें, नोट्स परचेस कर लेंगे तो आपको सारी PDF अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रेच्छा ध्यान में एवं विपश्यना ध्यान का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं उद्देश्य बताइए। ठीक है, प्रेच्छा ध्यान क्या होता है आपको बताना है, इनका अर्थ बताना है और उद्देश्य दोनों का। ठीक है, तो प्रेच्छा ध्यान और विपश्यना ध्यान दोनों ही आत्मनिरीक्षण और आत्म परिवर्तन की विधियां हैं, लेकिन इनके दृष्टिकोण और उद्देश्य में कुछ अंतर है। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर है, वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रेच्छा ध्यान क्या होता है। ठीक है, प्रेच्छा ध्यान एक समग्र दृष्टिकोण वाली चिकित्सा और ध्यान प्रणाली है। इसका जो अर्थ जानेंगे, प्रेच्छा का अर्थ है देखना, प्रेच्छा का अर्थ होता है देखने या गहराई से देखना। ठीक है, यह मानसिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और एक शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है। ठीक है, उसके बाद उद्देश्य देखें इसके प्रेच्छा ध्यान के। इसका मुख्य उद्देश्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करना नहीं है, बल्कि समग्र स्वास्थ्य प्राप्त करना है। यह सभी सामाजिक बुराइयों और विकारी के मूल कारणों को दूर करने पर केंद्रित है, जिससे व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति कैसी होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, स्थिति उत्पन्न होती है। अब देखेंगे विपश्यना ध्यान। विपश्यना ध्यान क्या होता है अच्छे से समझेंगे। विपश्यना ध्यान सबसे प्राचीन तकनीकों में से एक है, जिसे गौतम बुद्ध ने खोजा था। विपश्यना ध्यान को किसने खोजा था? गौतम बुद्ध ने खोजा था। इसके अर्थ की बात करें तो अर्थ यहाँ पे देखेंगे आप। विपश्यना का अर्थ है चीज़ों को वैसे ही देखना, जैसी हैं वैसे ही देखना। ठीक है, जैसे वे वास्तव में हैं। यह आत्म अवलोकन के माध्यम से आत्मशुद्धि की एक साधना है, जो मन और शरीर के बीच के गहरे अंतर संबंध पर ध्यान केंद्रित करती है। अब इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य देखें। इसका उद्देश्य मानसिक अशुद्धियों का पूर्ण उन्मूलन और दुखों से पूर्ण मुक्ति के बाद प्राप्त होने वाला क्या है? सुख है। यह जीवन जीने की एक कला है, जिससे साधक शांत और संतुलित रहकर जीवन के उतार चढ़ावों का सामना कर सकता है और एक स्वस्थ समाज का निर्माण में मदद करता है। ठीक है, स्वस्थ समाज के निर्माण में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, अब इसके शॉर्ट आंसर की बात करें तो आप शॉर्ट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। ये शॉर्ट आंसर है। प्रेच्छा ध्यान और विपश्यना ध्यान दोनों ही ध्यान की एक महत्वपूर्ण प्रणालियाँ हैं, जिनका उद्देश्य आत्म सुधार और कल्याण है। प्रेच्छा ध्यान का मुख्य उद्देश्य समग्र स्वास्थ्य प्राप्त करना है, जबकि विपश्यना ध्यान का जो अंतिम उद्देश्य मानसिक अशुद्धियों का पूर्ण उन्मूलन, दुखों से पूर्ण मुक्ति होता है। ठीक है, क्लियर? तो आप बंटी क्लासेस के नोट्स परचेस कर लें भाई, जितना हो सके वो आप कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ से जो अवसाद है इसकी हम कल क्लास लेंगे। ठीक है, कल वाली क्लास में कराएंगे आपको अवसाद क्या होता है। इसकी जो तीसरी क्लास आएगी, आज ही क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अवसाद यानी कि डिप्रेशन होता है। तो ये आपकी 807 पेपर की दूसरी क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, दूसरी क्लास कंप्लीट होती है, तीसरी क्लास हम नेक्स्ट लेंगे। ठीक है, तीसरी क्लास नेक्स्ट लेंगे। ये आपकी दूसरी क्लास क्या होती है? कंप्लीट होती है। तो आप MPTLED की प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष सभी विषयों के नोट्स लेने के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे शो हो रहा है आपको 7240, यहाँ पे भी शो हो रहा है 7240 28 72 81। इन नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स परचेस कर लो। इन PDF को अच्छे से पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो। जो 5 सब्जेक्ट हमने आपको बताई हैं, 812, 806, 813 और 805 और 807। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि इनमें तुक्का नहीं लगता है, ये जल्दी भी समझ में नहीं आते। ठीक है, तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।